हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में। और हमारा पिछला चैप्टर जो था वो आप जानते हैं कौन सा चैप्टर था हमारे पास? एडवर्ब। एडवर्ब हम लोगों ने सीखा। एडवर्ब के साथ साथ हमने सीखा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और नाउन को, और हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। एडजेक्टिव और नाउन के फ्रेम में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके फ्रेम में अदर होता है। तो अदर के अंदर और क्या क्या चीजें होती है गाइज, अब हम इस वीडियो में इस क्लास में देखेंगे, और साथ साथ में हम पूरा एक फ्रेम बना के देखेंगे गाइज कि एक स्टैंडर्ड रूल जो है, एक स्टैंडर्ड रूल का मतलब एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल होता है, वो क्या हो सकता है और उसकी लेंथ क्या हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आज की जो क्लास हो रही है, वो अब जो क्लास हो रही है वो बहुत ही स्पेशल क्लास हो रही है आपके लिए गाइज। इसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखते रहना और प्रॉपरली हर चीज के नोट्स आप बनाइएगा, और जो हम नोट्स और एक्सरसाइज दे रहे हैं उससे तो आप प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा गाइस। तो हम शुरू करते हैं गाइस इसको। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे हम उसको देख लेते हैं। अब एक नए तरीके से पढ़ते हैं गाइस चीजों को। जितने तरीके होंगे उतना इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन, इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं आज फिर से। नाउन का मतलब किसी का भी नाम, जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया दीपक, और यहां पे प्रोनाउन का मतलब दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये एग्जांपल हो गए। ठीक है गाइस। अब वर्ब में, वर्ब के अंदर तीन पार्ट्स हैं गाइस। एक है बी का फ्रेम। बी का मतलब हम ले लेते हैं इज, एम, आर, थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं, या वॉज, वर। और हैव का फ्रेम। हैव का फ्रेम में मतलब हैज, हैव या हैड, इतना बहुत है। फिर एक वर्ब का फ्रेम। वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन वर्ब का फ्रेम। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस और एस आपको पता ही होगा गाइस। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरह के कुछ हमारे पास पैटर्न्स हो गए हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट और अदर के लिए। मुझे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए यहां पर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फ्रेम में भी आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट के फ्रेम में आपके पास नाउन और प्रोनाउन। थोड़ा सा आज इसको भी देख लेते हैं। नाउन प्रोनाउन का मतलब जो यहां लिखे हैं ना, एज इट वही नाउन प्रोनाउन यहां पर भी आ सकते हैं। जैसे दीपक भी यहां आ सकता है गाइस, आपका चिल्ड्रन भी यहां आ सकता है। कोई और एग्जांपल ले सकते हो। फैमिली भी एक नाउन होता है, पता ही होगा। कितने भी नाउन, आप जो भी नाउन वर्ड्स हैं, एजुकेशन, जो नाउन वर्ड्स है वो यहां आ सकते हैं। और प्रोनाउन में अब यहां पर जैसे आई लिखा है, आई की जगह मी हो जाएगा। वी लिखा है, वी की जगह अस हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट केस, यू का यू ही है। दे का देम हो जाता है। ही का हिम हो जाएगा, आप देख रहे हैं गाइस। शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, इन्हें बोलते हैं मेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अदर्स में। अब अदर में आपने क्या क्या पढ़ा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं गाइस। अदर, अदर के अंदर अभी मैंने से आपको बताया था बी और हैव वाले फ्रेम में ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। तो जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो अदर में आ गए। अदर में कौन कौन से वर्ड आ गए? तो पहला आ गया चैप्टर आपका अदर का एडजेक्टिव। दूसरा आपका आ गया नाउन। तीसरा नाउन विद प्रेपोजिशन, देखते रहिए गाइस। चौथा एडवर्ब भी तो है। एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर ए, एडवर्ब प्लेस बी, एडवर्ब ऑफ टाइम सी। ये सब हो गए आपके अदर में। बस इसको आपको समझना होता है गाइस। ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। अब एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे कैसे होगा। पहले मैं एक फ्रेम बनाता हूं बी केस में। तो देखो, जैसे मैंने एक ले लिया वर्ड ही। देखिए पहला सेंटेंस ही के साथ मैंने यूज किया इज। ओके। अब मैं ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया बी के फ्रेम में ऑब्जेक्ट यूज
हम नहीं कर सकते, ना ही ये ना ये, तो अदर में आ जाते। अदर में मैं क्या यूज कर सकता हूं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव लिखता हूं, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ऑनेस्ट। और जैसे ही मैंने यहां पे वेरी वर्ड लिखा तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड एडवर्ब से मॉडिफाई हो सकता है। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जरा टिक करते रहते हैं। ये क्लियर हो गया गाइस, आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया। एक तो एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव विद एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये क्लियर हो रहा है ना आपको गाइस? तो अगर मैं सिर्फ ऑनेस्ट बोलता हूं तो आपका सिर्फ एडजेक्टिव यूज हुआ, और अगर मैं इसमें वेरी वर्ड जोड़ देता हूं तो अब ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब डिग्री। तो एडवर्ब की पोजीशन इस तरह से भी यूज होगी, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब हम दूसरा फ्रेम देखते हैं। इसी तरह से आप आई एम, वी आर, ही वॉज, दे वर, इसी तरह से आप सेंटेंस बनाते। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दूसरा पॉइंट एक हैव का फ्रेम देखते हैं। हैव का, हैव के फ्रेम से पहले एक बार इसका नाउन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलो नाउन का भी देख देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं सर नाउन का नहीं बताते आप। जैसे मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज अ गुड टीचर, ही इज माई टीचर। अगर मैंने माई लिख दिया देखो, तो ही इज माई टीचर, तो ये कौन सा फ्रेम हुआ? ये नाउन का फ्रेम हुआ अदर में। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। यहां से हमने लिया, क्या लिया हमने? फिर से मैंने ही लिया, यहां से फिर मैंने इज लिया। पहले इज लिया था एडजेक्टिव के लिए, अब इज ले रहा हूं किसके लिए? नाउन के लिए। ऑब्जेक्ट अभी यूज नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। भले ही यहां पर मैं वर्ड टीचर भी लिख दूं, ऑब्जेक्ट में टीचर आ सकता है, ऑब्जेक्ट एक टीचर वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये अभी हेल्पिंग वर्ब का फ्रेम है, एडजेक्टिव का फ्रेम है, नाउन का फ्रेम है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। सिर्फ वर्ब के फ्रेम में ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है गाइस। और ये भी जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के फ्रेम में यूज हो। कई वर्ब ऐसी हैं जहां पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता, उन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जहां ऑब्जेक्ट यूज होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जहां हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब्स का कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया नहीं जा सकता, जो आगे आप सीखेंगे। इसीलिए मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट करते हैं एक, अब हैव का यूज करते हैं, हैव का पैटर्न यूज करते हैं गाइस। he has much money, कुछ और भी ले लो। he has few students, नेगेटिव वे में बोल रहे हैं गाइस। फ्यू वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, फ्यू, तो ये एक नेगेटिव सेंस को यूज करते हैं। नेगेटिव मतलब कमी को दर्शाता है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अ फ्यू जब हम यूज करते हैं तब वो एक पॉजिटिव सेंस को शो करता है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ही हैज फ्यू स्टूडेंट्स, उसके पास बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ये नेगेटिव सेंस को शो करता है। ये मैं आपको बताऊंगा, फ्यू और फ्यू भी आपको आगे बताऊंगा क्लास में। तो यहां मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स, तो ये आपका कौन सा फ्रेम हो गया? अब देखो, देखते हैं। चलो मैं एक बार सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, दे हैव कर देता हूं। तो अब मैंने सब्जेक्ट क्या लिया? दे, उसके साथ मैंने हैव लिया। अब ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, स्टूडेंट्स यानी नाउन होता है, और नाउन से पहले जो फ्यू वर्ड हुआ वो एडजेक्टिव है। तो आपका पास नाउन के फ्रेम में आपको क्या ध्यान रखना है? नाउन के फ्रेम में क्या ध्यान रखना है? यहां पर एडजेक्टिव भी आ सकता है नाउन के साथ। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कितने, अगर मान लो मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4 स्टेप्स है, तो 4 स्टेप में इस सेंटेंस के अंदर कितने स्टेप हुए? सब्जेक्ट पहला स्टेप क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब तो आएगी, बिना वर्ब के सेंटेंस बनता नहीं है, और वर्ब कौन से पार्ट में? बी में। तीसरा अदर आ रहा है, 4th स्टेप। ये देखना होता है आपको, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, अदर आ रहा है। तो स्टूडेंट को ये समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अदर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अदर किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? कई जगह पर हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही इनको भी इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर गाइस वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है
कि स्टूडेंट जो है ना फिर वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जब बनाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के जब सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहाँ पर वो उन सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में बनाने लग जाते हैं जहाँ मेन वर्ब नहीं होती है। वो सोचते हैं ऑब्जेक्ट तो आ रहा है। तो कई बार ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। पैसिव वॉइस का चैप्टर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटे से तो रूल्स है, बहुत कम ही रूल्स हैं उसके अंदर। कुछ नहीं करना है आपको। प्रेजेंट बेस को एसएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट बेस को वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है उनके साथ बीइंग यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के साथ हैज बीन हैव बीन करके थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट है तो हैड बीन करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस के अंदर, वो तो कॉमन है। और जितनी भी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, शेल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, नीड, यूज, इन सब के साथ आपको बी लगाना है और थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब वो उसके रूल्स को सीखना मुश्किल नहीं है। मगर मुश्किल बात क्या होती है पैसिव वॉइस में, ये जज करना कि कैसे ऑब्जेक्ट को पिक करना है। ऑब्जेक्ट को पिक करना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अगर उसे पता ही ना हो ऑब्जेक्ट होता क्या है तो कैसे पिक करके उसे सब्जेक्ट के साइड में लेकर जाएगा। जो अक्सर स्टूडेंट को एक्टिव वॉइस सेंटेंस देते हैं और कहते हैं इसको पैसिव वॉइस में बनाओ। इसीलिए क्योंकि मेरा नेक्स्ट चैप्टर पैसिव वॉइस ही होगा, आगे जाके चैप्टर पैसिव वॉइस आने वाला है, मैं आपको ये कह रहा हूं ऑब्जेक्ट को थोड़ा समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट और अदर में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे। यही तो एक्टिव पैसिव वॉइस का मेन फॉर्मेट है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ गाइस, और बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये क्लियर हुआ आपको। फ्यू यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और स्टूडेंट्स आपका यहाँ नाउन हुआ। यहाँ पर माई वर्ड भी एडजेक्टिव है। हर एक वो वर्ड जो नाउन से पहले आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो देखिए, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, और ये सब कहाँ है? ये सब अदर में है। अदर में आप देखो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव और नाउन, ये सब अदर में। तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए गाइस? क्लियर हो गए? अब एक और पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, he's going to the market with my friends। अब एक सेंटेंस को देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे कुछ 2-3 सेंटेंसेस लेता हूँ और अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ, खासतौर पे जो कहते हैं सर हमारा बेसिक क्लियर है, हमारा एडवांस में हमें पढ़ाओ, तो एडवांस में मैं उनको टेस्ट देता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसको पैसिव वॉइस में बनाओ। 10 में से 9 स्टूडेंट्स का पैसिव वॉइस बना देते हैं, और एक स्टूडेंट ये कहता है सर गोइंग और कमिंग का पैसिव वॉइस नहीं होता। बट मैं उससे पूछता हूँ क्यों? क्योंकि सर ये मोशन एक्शन है, मोशन एक्शन में कभी गोइंग कमिंग नहीं आएगा। वाई क्लियर नहीं होता उन्हें? माय डियर, जब भी आप गो कम बोलेंगे ना, वहाँ उस समय ऑब्जेक्ट बोल ही नहीं सकते। ये रीज़न है, और ये रीज़न स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है। वो कहता है गो और कम वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं बनते, जबकि पॉइंट क्या है, जब भी गो और कम बोलते हैं वहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे आप? ऐसी और भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स है, जैसे स्लिप हो गया, स्विम हो गया, इनके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। एक तो होता है ना आई यूज करना हमारी चॉइस पर है, एक होता है बिल्कुल नहीं आ सकता है, वहां प्रेपोजिशन वर्ड्स यूज होते हैं। तो इस सेंटेंस को मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा पैसिव वॉइस का अभी मैं थोड़ा बहुत, अगला चैप्टर पैसिव वॉइस का ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन भी इस क्लास के साथ जोड़ता हुआ लेके चलूंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ही क्या है? ही है सब्जेक्ट पार्ट 1, इज है और गोइंग है, ये वर्ब के फ्रेम में है। देखो इज एम आर V1 ING, आपको बताया ना, वर्ब के फ्रेम में आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ रहा है ना, तो ये वर्ब के फ्रेम में, ये हैव और बी के फ्रेम में नहीं है। तो ये हो गया आपका वर्ब, पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका वर्ब हो गया। अब ये जो टू वर्ड यूज हुआ है, टू द मार्केट नाउन, विद हुआ है माय फ्रेंड्स नाउन। तो नाउन ये जो प्रेपोजिशन आया विद, ये जो प्रेपोजिशन आया टू, ये बेसिकली नाउन विद प्रेपोजिशन के सेक्शंस को मैं समझा रहा हूं, ये अदर में काउंट होता है। गॉट इट? नाउन विद प्रेपोजिशन, ये वो सेंस है। अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अभी ये जितने मैंने सेंटेंस लिखे हैं 1 2 3, इन तीनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं अभी तक। तो आपको समझना है ऑब्जेक्ट क्या होता है।
और मैं आपको आज क्लास जो दे रहा हूं वो यही दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप पहले सब्जेक्ट सीख गए, फिर वर्ब सीख गए, अब आपका ऑब्जेक्ट सीखने का टाइम है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन, लेकिन वहां वर्ब आनी चाहिए और वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। दैट्स अ पॉइंट, इसे समझना है गाइस आपको, ये जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। ओके, अब मैं एक और सेंटेंस बनाता हूं जहां ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसको मैं रब कर रहा हूं गाइस, आप प्लीज इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके एनालाइज करना है। ऐसे नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया, क्लास ले लिया, हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत। यू नो, आई एम डैम सीरियस नाउ, क्योंकि मेरे को अब अपने सारे स्टूडेंट्स को एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना है। मैं चाहता हूं वो चीजें सीखे जहां पर वो अभी तक फंसे हुए हैं। फिर तो आप कोई भी टेस्ट हो, कंपटीशन टेस्ट हो, कंपटीशन एग्जाम्स हो, या किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन करनी हो इंग्लिश ग्रामर में ना, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप ग्रामर सीख नहीं रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या है, क्यों को क्लियर कर रहे हैं। शुरू से मैं बोल रहा हूं, क्यों सीख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये क्लियर कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए गाइस। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं, ही टीचेस। देखो मैंने लिखा ही टीचेस, अब मैंने सब्जेक्ट लिया ही, बार बार ही आ रहा है, चलो शी लिख देते हैं, शी कर देते हैं। अब आया सब्जेक्ट शी आ गया, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट 1। अब मैंने वर्ब के फ्रेम को लिया, इज, एम, आर, वॉज वर्ब को नहीं लिया, हैज, हैव, हैड को नहीं लिया, मैंने क्या लिया, वर्ब के फ्रेम को लिया, टीचेस। देख रहे हो, V1ES वर्ब। पॉइंट 2 डन गाइस। अब ये सेंटेंस यहां पर भी बंद कर सकता हूं। अब सेंटेंस बंद हो गया, तो सेंटेंस में क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, अभी ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अदर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, शी टीचेस वेरी वेल, अब मैंने एक सेंटेंस को बढ़ाया, तो सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हुआ, ये अदर हुआ। और अदर में क्या आ रहा है गाइस, एडवर्ब। मैं एक और सेंटेंस दो, शी टीचेस ऑनेस्टली। गाइस ये LY वाले वर्ड याद रखना, ये LY वाले वर्ड ईमानदारी से, ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, हर LY वर्ड इस तरह से एडवर्ब और मैनर को, एडवर्ब मैनर को शो करता है। तो शी टीचेस ऑनेस्टली, तो अब क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, वर्ब क्या हुआ, टीचेस, ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं आया। अब क्या आया, अदर में क्या आया, एडवर्ब में क्या आया, एडवर्ब मैनर। एडवर्ब मैनर का मतलब हर एक वर्ड जो LY पे खत्म होगा वो एडवर्ब मैनर होता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, हर एक वर्ड जो LY पे खत्म होता है उसे एडवर्ब मैनर कहते हैं। जैसे ऑनेस्टली, हैप्पीली, इजीली, सिंपली हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर कहलाएगा। और हिंदी में इसको से के साथ बोलते हैं, ईमानदारी से, सफलतापूर्वक, जैसे मैंने बोला सफलतापूर्वक, तो सक्सेसफुली, LY करना होगा, सक्सेसफुल, सफल, सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, ऐसे आपको समझना है एडवर्ब मैनर। तो ये आपका चौथा सेंटेंस हुआ। पहले 3 हमने समझ लिए थे, अब ये चौथा सेंटेंस है, शी टीचेस वेरी वेल, एडवर्ब। अब मैं नेक्स्ट, शी टीचेस वेरी वेल देयर। अब आपने देखो क्या देखा, शी क्या है, सब्जेक्ट, पार्ट 1 सब्जेक्ट, टीचर्स क्या है, वर्ब, वेल क्या है, एडवर्ब मैनर। एडवर्ब मैनर का मतलब एक LY भी है, और एडवर्ब मैनर का मतलब कैसे का जवाब, कैसे यानी कैसे पढ़ाती है, इसका आंसर भी एडवर्ब मैनर ही होगा। कोई एक्शन कैसे किया जाता है उसका आंसर जो है एडवर्ब मैनर होगा। तो ये भी अदर में आएगा, अदर यानी फोर्थ पॉइंट। मैं अदर लिख देता हूं। अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए, ये 5वां हो गया, इन 5 सेंटेंसेस में अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं आया था गाइस।
ये चीज़ देखनी है आपको। सर फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आएगा कैसे? ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, पहले छठा सेंटेंस देख लेते हैं। शी टीचेस एवरी डे। शी सब्जेक्ट पार्ट 1, टीचेस वर्ब पार्ट 2, सब्जेक्ट हो गया, सेकंड नंबर पे वर्ब है, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है, थर्ड नंबर पे क्या है अब? अदर। अदर यानी फोर्थ पॉइंट इज अदर। अदर में क्या बता रहे हैं? टाइम, हर रोज, एडवर्ब टाइम। तो ये वो सेंटेंस हो गया गाइस। अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस करके दिखाता हूं आपको। देखो, अगर मैंने बोला शी टीचेस मी वेरी वेल, अब आ गया इसमें ऑब्जेक्ट, आ गया ना? एक्सक्यूज मी, मैं रब करके दोबारा लिख। शी टीचेस मी वेरी वेल, अब आ गया इसमें ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऊपर लिख देता हूं, ये है क्या? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। थैंक गॉड, आखिर में ऑब्जेक्ट आ ही गया। हाँ, अब चाहिए सेंटेंस ऐसा हो, शी टीचेस ऑल द स्टूडेंट्स, तो भी वो ऑब्जेक्ट गिना जाएगा, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। आई होप गाइस कि आज की क्लास से, इस क्लास से आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर क्या है। हमने ये 4 वर्ड्स को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसी क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे और लेके चलते हैं, और हम सीखेंगे कि किस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज करना है और क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, वो हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप मेरी आने वाली क्लासेस का बने रहिए। आई होप कि आपने इस पूरे सेक्शन को लेकर समझ लिया होगा कि मेन चीज़ें क्या हैं। और आज मैंने आपको एडवर्ब भी क्लियर करा दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तो आपका पहले क्लियर था, अब एडवर्ब भी हो गया। अब देखिए वर्ड्स भी खत्म होने वाले हैं और इधर से हम सेंटेंस भी खत्म कर रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे एक ही फ्रेम हो गया ना, वर्ड्स और सेंटेंस, और आगे हमारा फिर टॉपिक्स तो हम आराम से बना ही लेंगे। और कितनी कम क्लासेस के अंदर आपने सब चीज़ों को सीख लिया। डू यू बिलीव कि आपने पिछली क्लास में पूरा टेंस पढ़ लिया था? डू यू बिलीव पिछली क्लास में हमने पूरा मॉडल्स पढ़ लिया था? इवन मॉडल्स के सारे सेक्शन समझ लिए थे, पास्ट बेस में भी और प्रेजेंट बेस में भी। और कितने दिन लगे उसको करने में? क्या वो सचमुच 2 से 3 महीने या 6 महीने या इतने सालों का कोर्स हो सकता था? अगर हम सिस्टम से चलते हैं, एक फ्रेम में चीज़ों को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इंग्लिश बहुत आसान होती है गाइस। मैं आज आपको बोलूँगा हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होती है गाइस, हम उसमें अक्सर ये बात बोलते हैं कि ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ग्रामर और ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है स्पोकन के लिए। कम्युनिकेशन स्पीकिंग के लिए बिना ग्रामर के, बिना ट्रांसलेशन के भी आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। ये वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा बिना स्कूल जाए, बिना ग्रामर पढ़े हिंदी बोलना सीखता है, बिल्कुल सेम उसी फैशन में आप इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हो। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, अगर किसी का ग्रामर बेस स्ट्रांग होता है तो वहाँ नंबर ऑफ एरर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बोलते वक्त आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरह से सूझबूझ दे देता है आपको पता होता है ऑनेस्ट कब बोलना है, ऑनेस्टली कब बोलना है, आपको पता होता है वर्ड की पोजीशन कहाँ रखनी है। आप जब बहुत अच्छी तरह से कोई टॉपिक बना रहे होते हैं या कहीं पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो वहाँ पर मेनली ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि आप किस ऑर्डर में चीज़ों को बोल रहे हैं। ऑर्डर मिल जाता है ग्रामर सीखने से, एक ऑर्डर भी मिलता है। अब एक ऑर्डर ही तो पढ़ा है आपको मैंने कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और मोरओवर ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ आपको, ये मैं खास तौर पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, उसके हिसाब से दे रहा हूँ। जैसे हर स्टूडेंट को एग्जाम्स क्लियर करना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वहाँ इंग्लिश में आपको ग्रामर सेक्शन में रखा जाता है। स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ग्रामर सेक्शन दिया जाता है। इवन जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आज उनको भी अच्छी ग्रामर क्लासेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी जब पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उनको नए नए मैथड्स और नए नए तरीके पता नहीं हो तो वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब देखो गाइस, ये कितना ईजी हो सकता था और कितना ईजिली हमने पढ़ा भी से। और फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया या कोई चीज़ क्लियर नहीं है या डाउट्स है, तो हमारे लाइव लेक्चर के साथ जरूर जुड़िए। लाइव क्लासेस आप हमारे
ऐप के अंदर लाइव सेक्शन को भी देखते हैं। हमारे हर कोर्स के नीचे लाइव बटन दिया होता है और हम उसकी नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। हम लाइव क्लासेस कब रखते हैं मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जब हमारे पास स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, जब हमारे पास स्टूडेंट्स की कोई फीडबैक आता है कि जहाँ सर हमें ये चैप्टर एक बार और बताओ, सर यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ पे क्लियरिंग कराओ, तो हम वहाँ पर फिर लाइव क्लासेस रखते हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आप भी उन क्लासेस को सीधा ले सकते हैं और डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी वो सारी फैसिलिटीज आपको इस कोर्स के अंदर दी जाती हैं। तो प्लीज गाइज इन क्लासेस को अंडर एस्टिमेट मत करिए, इन क्लासेस को बहुत इजीली भी मत समझिए, लीजिए। जैसे कई बार कहते हैं ना, अरे तो बहुत इजी है, मेरा हो गया, होता नहीं है। जब तक करोगे नहीं होगा। आज सुनोगे ना ये वीडियो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे। रजिस्टर उठाइए, लिखिए, 2-3 बार लिख लोगे ना, फिर कभी नहीं भूलोगे। ये काम जरूर करना है गाइस। और इसीलिए हमने एक कंडीशन रखी है, हर एक स्टूडेंट अपने नोट्स पूरे बनाए, एक्सरसाइज पूरी करे, रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन करे। हम सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट देंगे जिनके रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन होंगे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक। और आई एम श्योर गाइस, मैं आपको थोड़ी और अनाउंसमेंट दे सकता हूँ, थोड़ी और बातें बता सकता हूँ गाइस। हमारे साथ साथ बहुत सारी कंपनीज टाइप है, हम यहाँ से जॉब असिस्टेंस भी देते हैं, जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं गाइस। लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका स्पोकन पार्ट वीक है, कम्युनिकेशन पार्ट वीक है, तो आप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस भी लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पहले मैं ग्रामर सीख लूँ फिर कम्युनिकेशन करूंगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ऐसे चलेंगे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, मैं इतना जानता हूं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं गाइस। और आगे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आगे हमारे पास क्लासेस होंगी पैसिव वॉइस की, कॉजेटिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। कोर्स थोड़ा अभी आगे चलेगा, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन आपको मजा आने वाला है पढ़ के, सीख के। आई एम श्योर कि आप अब तक की क्लासेस से काफ़ी खुश रहे होंगे और सेटिस्फाइड रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ हमारे ऐप को आगे से आगे शेयर करिए। आप जब हमारे कोर्स में आते हैं तो वहाँ पर ऊपर ऐप के बटन को आप अगर क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पर आपका एक नया विंडो खुलता है जिसमें आपका नाम होता है। वहाँ पर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है कि शेयर दिस कोड, शेयर दिस ऐप। तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा सर्च करिए और उस ऐप को आगे लोगों को शेयर करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऐप को शेयर करवाएंगे तो डेफिनेटली हम आपको उसका एक रिवॉर्ड जरूर देंगे, इंसेंटिव जरूर देंगे। और ऐसा इंसेंटिव होगा कि आप भी हमेशा हमें याद रखेंगे कि सर यू आर सो नाइस। और हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम हमेशा आपके लिए अच्छे बने रहें और मेहनत भी खूब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेहनत रंग लाएगी और आप इस मेहनत को पूरा जस्टिफाई करेंगे। जितना मैं आज लिख रहा था उतना आप भी बराबर लिखेंगे, क्योंकि मेरा सपना है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति, हर एक गृहिणी, हाउसवाइफ, हर एक व्यक्ति जो आज स्ट्रगल कर रहा है उसको इस जगह पर इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच गाइस।